जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जनवरी में 10 जनवरी से एसएससी जीडी का पेपर है, जिसके वजह से मैंने आप सभी को प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कराना शुरू किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस बार इस क्लास में हम किस पेपर को सॉल्व करेंगे। इस क्लास में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो 16 नवंबर 2021 को पूछे गए थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सारे पेपर्स, वैसे तो होते 25 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, आप इसे एक बार पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जरा मैं साथ साथ आपके पढ़ते चलूंगा, मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं जरा। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि करने पर 12% की हानि 8.5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आप जरा बताइए, इस वस्तु का सबसे पहली बात कि पहले लॉस हो रहा था 12% और अब प्रॉफिट हो रहा है कितना, 8.5%। तो पहले 12% का प्रॉफिट लॉस और अब 8.5% का प्रॉफिट, क्या टोटल 20.5% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा या नहीं? ये 20.5% जो एक्स्ट्रा करना पड़ा, वो क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर 164 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा गया है। विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि किया गया? 164 रुपये। क्यों? क्योंकि ये 20.5% की वृद्धि की वजह से। तो अब आप जरा बताइए, जो पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, क्या कॉस्ट प्राइस 100% होगा? तो 164 रुपये 20.5% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू के लिए आप 164 को डिवाइड करेंगे किससे? 20.5 से, और गुणा करेंगे किससे? 100 से। अगर ये डेसिमल हटाया जाए तो एक जीरो, और अगर 5 से काट दूं तो ये 20 बार, और 5 से काट दूं तो ये 41 बार, और 4 से कटेगा ये कितनी बार में? 41 से कटेगा 4 बार में, और 4 को, ये 20 नहीं 200 होगा, अगर 4 को मैं 200 से गुणा कर दूं तो कितना होगा? 800। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 800 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। किया क्या हमने? 20.5% की वैल्यू दे रखा था, 100% की वैल्यू निकाल दिया, जिससे क्या पता चल गया आपको? कॉस्ट प्राइस पता चल गया कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। समझ आ रहा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, एक दुकानदार के द्वारा 150 पेन के लिए 1200 रुपये की दर से पेन खरीदे जाते हैं। ये 1200 है। Pens are bought by a shopkeeper at the rate of rupees 1200 for 150 pens and sold at the rate of 106,020 for 180 pens. His profit or loss percentage is? पूछा गया है क्या कि एक विक्रेता क्या करता है? 1200 रुपये में कलम खरीदता है। कितनी कलम खरीदता है? 150 कलम खरीदता है, और 180 कलम को बेच देता है वो कितने में? सर 1620 रुपये में। तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आप जरा बताइए, अगर 1200 रुपये में 150 कलम खरीदे तो एक कलम की कीमत, जीरो से ये जीरो कटेगा, 15 से कटेगा ये 8 बार, क्या 8 रुपये हो गई या नहीं? एक कलम की कीमत, कॉस्ट प्राइस कितना हो चुका है? 8 रुपये। अगर सेलिंग प्राइस की बात की जाए, तो एक कलम की सेलिंग प्राइस क्या 1620 रुपये को डिवाइड कर दूं मैं 180 से? किससे डिवाइड कर दूं? 180 से। तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 18 से कटेगा कितनी बार में? 9 बार में। अब आप जरा बताइए, एक कलम खरीदा 8 रुपये में और एक कलम ही बेचा 9 रुपये में, तो प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है। और प्रॉफिट कितने का होगा? सर 8 की वस्तु के 9 में बेच दिए, एक का लाभ हुआ, किस पर? 8 पर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? इनटू में 100 करेंगे, या फिर 1/8। आप जानते हैं 12.5% होता है। 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो इस वस्तु पे क्या 12.5% का लाभ होगा? समझ पाए हैं आप इस क्वेश्चन को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप जरा इसे सॉल्व करेंगे, कैसे किया जाए।
फाइंड द वैल्यू एफ। कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। अगर मैं 72 को 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना होगा 18, और 22 में से 18 माइनस कर दूं तो कितना होगा 4। तो आप जरा बताइए, क्या ये 8 माइनस 88 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 11 और माइनस का 4 हुआ या नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला पार्ट कितना बन चुका है, 4 बन चुका है। बोलिए, आप जानते हैं कि डिवाइड से पहले ऑफ का काम किया जाता है, तो ऑफ यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, और 88 में 22 से डिवाइड कर दे, 88 में 22 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना होगा। तो आप कहोगे सर 88 में अगर मैं 22 से डिवाइड कर दूं तो ये जाएगा 4। तो ये देखिए 8 माइनस, क्या ये 4 होगा, और ये माइनस का क्या हुआ 4, ये दोनों कट जाएंगे। अब बताओ 8 में से 0 घटाने पर क्या मिलेगा आपको आंसर 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 8। समझ में आ रहा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जरा। यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये हो, तो उसी राशि पर समान अवधि और समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इसने क्या दे रखा है, इसने ये दिया कि एक सर्टेन प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पर 2% 2 वर्ष के लिए 4% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट 1530 रुपये है। तो आप जानते हैं कि 2 वर्ष में 4% के दर से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए, तो अगर देखा जाए कि एक्यूरेट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 4% के दर से आपसे दिया गया है। कितने परसेंट, 4%। तो सर 4 + 4 + 4 × 4/100 यही होगा 2 साल में। बताया था आप सभी को कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव की तरह काम करता है। तो मैं 4% का सक्सेसिव जब निकाला तो यह आया 8.16%, 8.16%। और इसकी वैल्यू है कितना, आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू है 1530 रुपये। कितना, 1530। पूछा गया समान अवधि पर समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप बताइए 4% के दर से 2 साल में क्या साधारण ब्याज 8% होगा। कितना परसेंट होगा, 8%। तो कैसे निकालेंगे सर, 8% की वैल्यू निकालने के लिए 1530 को डिवाइड कीजिए 8.16 से और मल्टीप्लाई कीजिए 8 से। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊं तो 00 यहाँ आएगा। सर 8 से कटेगा ये 100 बार, और ये 8 से कटेगा 8 का नाम 8, 0 और 2। कितनी बार में कट गया, 102 बार। अगर मैं 2 से काटूं तो ये कटेगा 50 बार में, और 2 से काटूं तो ये कटेगा 51 टाइम्स, और 51 से ये कटेगा 51 3 बार और एक 0। अब बताइए 30 × 50 क्या 1500 होगा। 30 × 50 कितना होगा, 1500। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1500 साधारण ब्याज मिलेगा। मेरे ख्याल से आप इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखेंगे, पढ़िए जरा। A takes 15 days to complete 5/7 of a work with the help of B. They finish the whole work in 12 days. In how many days B alone will complete the same work? यानी एक कार्य का 5/7 भाग पूरा करने में 15 दिन लेता है कौन, A, और B की मदद से वो पूरे काम को 12 दिनों में पूरा कर लेता है। तो B अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन 16 नवंबर को पूछा गया था 3rd शिफ्ट में। आप बताइए ए अकेला काम कर रहा है और उस काम का 5/7 कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो पूरा काम क्या 5/7 को उल्टा 7/5 लिखेंगे तो ये पूरा काम होगा कितने में सर, 21 दिनों में। यानी कि ए अकेला उस पूरे काम को कितने दिनों में कर लेगा, 21 दिनों में। और ए बी की मदद से ए और बी भी मिल जाए तो उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, उस काम को कर देंगे 12 दिनों में।
कितने दिनों में करेंगे उस काम को? 12 दिनों में करेंगे। तो अब आप बताइए 21 और 12 इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ, एलसीएम क्यों लेते हैं? टोटल वर्क के लिए। एलसीएम क्यों लिया जाता है? टोटल वर्क के लिए। तो 21 और 12 का एलसीएम लिया जाए तो ये कितना होगा? 84। कितना होगा? 84। अब बताइए ये 21 से डिवाइड करूँ तो कितने बार में? 4 बार में। और 12 से डिवाइड करूँ तो कितनी बार में? 7 बार में। ठीक है जी। यानी ए अकेला इस काम को 4 दिनों मतलब 4 की इफिशियंसी से करेगा और ए और बी की इफिशियंसी मिल जाए तो 7 हो जाएगी। तो क्या यहाँ बी की इफिशियंसी 3 रही होगी या नहीं? तभी तो ए की इफिशियंसी 4 और ए और बी की 7, इसका मतलब बी की कितनी? 3। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो बी इस अकेला काम को 84 काम को किस इफिशियंसी से? 3 की इफिशियंसी से, 3 की क्षमता से इसको काम करेगा। तो ये कितना होगा सर? 3 से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 8, 2 और उसके बाद से 8। क्या 28 दिन लगेंगे इस काम को करने में? कितने दिन लगेंगे? 28 दिन। बी अकेला इस काम को कंप्लीटली 28 दिनों में कर सकता है। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य का मतलब क्या होता है कि उसके जो भी मार्क्ड प्राइस है उस पर 16% की छूट देने के बाद 1638 में बेचता है। अगर उसने इस छूट की पेशकश नहीं की होती तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान सा साधारण सा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे करेंगे, आइए जरा। बोला गया है 16% का क्या देता है? छूट देता है। और छूट देने के बाद बेचा कितने में है? तो आप कहेंगे सर 1638 रुपये में। कितने में बेचा गया? सर 1638 रुपये में इस वस्तु को बेच दिया गया। तो आप बताइए, अगर 3 चीज़ें होती हैं आप जानते हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है सेलिंग प्राइस और तीसरा होता है मार्केट प्राइस एमपी। अब आप बताओ 16% की छूट दिया जाए, मान लो 100 की वस्तु हो 16 छूट दे देंगे तो क्या 84 में बेचा जाएगा? कितने में बेचा जाएगा? 84 में बेचा जाएगा। अगर आप जानते हैं इनका मैं रेशियो निकालूं तो 4 से कटेगा ये 25 बार और 4 से कटेगा ये 21 बार। यानी ये रेशियो एसपी से एमपी का बना 21:25। अगर छूट नहीं दे तो 30% का लाभ होगा। 30% का लाभ होने का मतलब 10 की वस्तु 13 में बेच दी जाएगी। 10 की वस्तु कितने में बेच दी जाएगी? सर 13 रुपये में बेच दी जाएगी। ठीक है जी। तो पूछा गया था कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो आप जरा बताओ यहाँ इक्वल क्या करना पड़ेगा? सर यहाँ इक्वल करना पड़ेगा किस चीज को? अच्छा, छूट नहीं दी जाए तो 10 की वस्तु 13 में तो बेची जाएगी, लेकिन ये 13 मार्क्ड प्राइस के ही बराबर होगा, क्योंकि छूट नहीं देंगे तो एमआरपी हो जाएगा। 10 की वस्तु कितने बेच दी गई? 13 में। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल किसे करेंगे? मार्क्ड प्राइस को इक्वल करेंगे, क्योंकि छूट नहीं देंगे तो कॉस्ट प्राइस से सीधे मार्क्ड प्राइस पर बेचा जाएगा। तो इक्वल करने के लिए ऊपर 13 से मल्टीप्लाई और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 25 से मल्टीप्लाई। जैसे ही ऊपर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 25 तिया 75, 7 और 25 से कम 25 और 7 कितना होता है जी? 32। अगर मैं 13 से यहाँ गुणा करूँ तो 13 एक नम 13, 1 13 दूना 26 और 1 27, 273। और 25 से अगर मैं यहाँ गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा? 250। यानी सर 250 रुपये की वस्तु कॉस्ट प्राइस थी, इसको बेचा जा रहा था जब डिस्काउंट पर तो बेच रहे थे 273 रुपये में, और जब डिस्काउंट नहीं दे रहे थे तो मार्केट प्राइस इसका कितना था? 325। अब आप खुद देखिए, जब इसको बेचा गया तो ये 1638 से बेचा गया था। कितनी में? 1638 में, छूट के बाद। लेकिन यहाँ बेचा कितने में गया है? 273 में। तो क्या 273 यूनिट की वैल्यू 273 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 1638 रुपये। कितना होगा? 1638 रुपये। तो अब आप जरा बताइए, पूछा गया था वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य क्या ये
250 यूनिट होगा या नहीं। तो 250 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। कैसे निकालेंगे? तो सर 1638 को 273 से भाग करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 273 से। और गुणा किससे करेंगे? सर 250 से। ये कट जाएगा 6 बार में। 6 3 18, 6 7 42, 1 3, 6 दूना 12, 4 16। ठीक है, 6 बार में। और 250 को अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो कितना होगा जी? आप जानते हैं 25 6 के 150 और 1 जीरो और 1500। तो क्या इस वस्तु की क्रय मूल्य 1500 रुपये होगा या नहीं? आप खुद देख सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन था। हमें बस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का क्या बनाना है? रेशियो बनाना है। जैसे ही आप कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाएंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखना जरा क्या बोला गया है क्वेश्चन में। देखिए बोला गया है कि वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी, एक साथ काम करते हुए कौन? ए बी और सी एक निश्चित कार्य को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं। ए बी से 20% अधिक कुशल है। पहले इनकी इफिशियंसी के बारे में बात किया जाए। ए बी और सी, ए बी से 20% अधिक कुशल है, यानी ये 100 होगा तो ये 120 होगा। बी 100 होगा तो ए 120 होगा। बी 10 होगा तो ए 12 होगा। अगर बी 5 है तो ए 6 होगा, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ये 5 है तो एक बढ़कर क्या हो जाएगा? ए 6। और सी बी से 50% कम है। सी किससे कम है? बी से कम है 50%। तो आप जरा बताइए, ये 50% कम है तो एक काम करो, 5 और 6 की जगह क्या मैं इसको 10 कर सकता हूँ और इसको 12 कर सकता हूँ? 10 और 12। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आधा करना आसान हो जाएगा। अब बताइए सी बी से 50% कम है। बी से 50% कम मतलब 50, इसका 50%, 10 का 50%, 5, और उससे कम होगा तो क्या इसकी इफिशियंसी 5 हो गई? बस इतना ही देर का क्वेश्चन है। अब बोला गया है कि ए बी सी एक काम को करने में 10 दिन लगाते हैं, तो टोटल 10 और 12 22 और 5 27, 27 इफिशियंसी से काम करेंगे। और कितने दिनों में काम करेंगे? 10 दिनों में। तो क्या कुल काम यही होगा? और इस काम को किसके द्वारा करना है? तो इस काम को सर बी के द्वारा करना है। तो बी की इफिशियंसी क्या 10 है? तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। ये काम अब कितने दिनों में हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये काम 27 दिनों में हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 27 डेज। ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही आसान सा, साधारण सा क्वेश्चन था। बस इसमें क्या करना है आपको? इनकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। अगर कार्य क्षमता का रेशियो आसानी से निकाला गया तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे जरा आप इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया है पढ़िए। लिखा गया कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि वह उसके क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित करे। उसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर इसे बेच दिया। इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हो? यानी कि ट्रेडर मार्क्ड ए प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सो एज टू earn a profit of 28% on its cost price. He sold it by giving 15% discount on it marked price. What was the actual profit percentage? अब आप ही जरा बता दो, क्या इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कैसे करना है? एक व्यापारी पे क्या कर रहा है? इसके अंकित मूल्य, क्रय मूल्य पर 28% लाभ अर्जित कर सके। कितना परसेंट? 28% लाभ अर्जित कर सके। और छूट कितना दे रहा है वो? सर छूट दे रहा है 15% का। तो उसमें बेच दिया। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि जब छूट दिया जाता है तो वो हमेशा एक प्रकार से डिस्काउंट होता है और वो मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है। और जब प्रॉफिट होता है वो एक प्रकार से लाभ को कंसीडर में करते हैं और ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर दिया जाता है। प्रॉफिट किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। और डिस्काउंट किस पर? ये डिस्काउंट किस पर? मार्क्ड प्राइस पर। तो 28% का डिस्काउंट, 28% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि सर
सॉरी 15% का डिस्काउंट है, 28% का नहीं। 28% का तो प्रॉफिट है, तो सर सक्सेसिव लगा लीजिए। आपने बताया था कि जब डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दिया हो तो सक्सेसिव लगा करके एक्चुअल परसेंट। 28% का प्रॉफिट, डिस्काउंट कितने का सर 15 का, प्लस सर 28 गुणे माइनस का 15 बटे क्या होगा 100। सर 28 में से 15 घटा लेंगे तो क्या होगा 13, प्लस अगर इधर देखिए जाए तो आप जरा ये मुझे ये बता दीजिए कि 15 को 28 से गुणा कर देते हैं तो सर 15 × 120, 12, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 12 कितना होगा सर 42, और 100 से डिवाइड कर दे तो कितना होगा ये 4.2, लेकिन ये होगा किसका माइनस का। सर 13 में से अगर मैं घटा दूँ 4.2 तो क्या ये 4 8 5 ठीक है, क्या ये 8.2 होगा, 8.8 होगा, 8.8%। तो उसका ओवरऑल लाभ कितना होगा 8.8% का लाभ होगा। पूरे सौदे में लाभ अगर देखा जाए तो ये लाभ कितना होगा 8.8%। आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5:12:13 है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक त्रिभुज है और ये कैसा है, आप कहोगे सर ये त्रिभुज समकोण है, यानी यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये ए, ये बी और ये क्या है सी। ये 5, ये 12 और ये कितना है 13। इसका परिमाप दे रखा है 90 सेंटीमीटर, तो क्या इसकी साइड में मैं मान सकता हूँ ये 12x, ये 5x और ये 13x होगा। क्या परिमाप 12 और 5 17, 17 और 13, 12 5 17 और 13 30। क्या 30x हुआ परिमाप, और इसी 30x की वैल्यू है कितना 90। 30x की वैल्यू कितना दे रखा है 90। तो आप जरा बताइए क्या x की वैल्यू 3 होगा, कितना होगा x की वैल्यू 3। तो क्या ये 5x की वैल्यू 15 हुआ या नहीं, 5x की वैल्यू कितना 15। ये 12x की वैल्यू कितना हुआ, आप कहेंगे सर 36। ये 13x की वैल्यू कितना हुआ, आप कहेंगे 39। और ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्या निकालना हो आपको, एरिया निकालना हो। तो आप जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आप कहोगे सर 36, हाइट कितना है आप कहोगे 15। सर 2 से कटेगा 18 बार में, 18 को 15 से गुणा करेंगे, 18 को 15 से गुणा करेंगे, 18 × 5 = 90, 18 × 90 का 0 9, और 18 का नाम 18 और 9 कितना होता है जी 27। क्या 270 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना होगा आंसर 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने आसानी से इसके परिमाप से आप इसके साइड्स को निकाल चुके हैं, और साइड्स के बाद हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं क्या दे रखा है। साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में एक निश्चित राशि में 70% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 3 वर्षों बाद 28,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मेरे ख्याल से ये 28,000 नहीं 8,000 है। कितना है 8,000। आप बताइए 7 वर्षों में, कितने वर्षों में 7 वर्षों में 70% का साधारण ब्याज हुआ। आप जानते हैं कि हर वर्ष साधारण ब्याज समान होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, हर वर्ष समान होता है। जब 7% के दर से 7 वर्षों में 70% हुआ, तो क्या प्रत्येक वर्ष 10% रहा होगा, नहीं। प्रत्येक वर्ष कितना रहा होगा 10% प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज रहा होगा। ठीक है, अब बोला है कि इसी 10% के रेट से 8,000 पर, इसी 10% के रेट से 8,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, और कितने वर्षों में 3 वर्षों में। तो आप जरा बताइए 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू क्या 1/10 नहीं होगा। 10% की वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी सर 10 से कितना हुआ 11, 10 से कितना हुआ जी 11। और जब 3 वर्षों की बात किया जाए तो हम इसका क्या करेंगे पावर 3, और इसका भी क्या करेंगे पावर 3 करेंगे। सर 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 1000। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000, और 11 की पावर 3 कितना होता है 1331। यानी सर प्रिंसिपल अगर 10,000 हो तो अमाउंट यानी मिश्रधन 1331 होगा।
तो आप बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या 331 का नहीं हुआ? 331 कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का हुआ? 331 रुपये का हुआ। लेकिन यहाँ मूलधन प्रिंसिपल के रूप में कितना दे रखा है? 8000 दिया गया है। कितना है जी? 8000। तो क्या इसी 1000 की वैल्यू, इसी 1000 प्रिंसिपल, ये जो 1000 है इसी की वैल्यू कितना है? 8000। कितना होगा जी? 8000। तो आप जरा बताइए 331 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कितने की? 331 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 8000 को डिवाइड करेंगे किससे? 1000 से। डिवाइड करेंगे 1000 से और गुणा करेंगे किससे? 331 से। सर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट और आपको क्या करना पड़ेगा? 8 को गुणा करना पड़ेगा 331 से। तो 8 का नम 8, 8 तरीका 24, 8 तरीका 24 और 2 26। कितना हुआ जी? 2648 रुपये इसका ब्याज होगा। यानी 3 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2648 रुपये। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए जरा। बोला है कि द प्राइस ऑफ 2 वुलन जैकेट ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। 2 वुलन जैकेट का प्राइस क्या दे रखा है? 7:9 दिया गया है। इफ जैकेट ए कॉस्ट ₹380 लेस देन जैकेट बी, फाइंड द प्राइस ऑफ जैकेट बी। आप जरा देखिए, 2 जैकेट की कीमतों का अनुपात कितना है? 7:9। कितना है? 7:9। जैकेट ए की कीमत जैकेट बी से 380 रुपये कम है। कितना कम? 380 रुपये। आप जरा बताइए, जैकेट ए 7 रुपये का होगा तो जैकेट बी 9 रुपये का। क्या जैकेट ए कम है? कितना कम है? 2 यूनिट। कितना कम है? 2 यूनिट। लेकिन इसी 2 यूनिट के बदले क्वेश्चन में कितना दे रखा है? आप कहोगे सर क्वेश्चन में 380 रुपये दिया गया है। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू, 2 सामान जब आप मार्केट से खरीद कर लाए तो मिला आपको 380 में, तो क्या एक सामान 190 रुपये में मिला होगा? नहीं। एक सामान कितने मिला होगा? 190 में। बोला गया है जैकेट बी की कीमत ज्ञात करें। तो आप बताइए जैकेट बी क्या 9 यूनिट का था? तो जब 190 रुपये में, तो 9 कितने का मिलेगा? आप बस 9 यूनिट की वैल्यू बता दो। कैसे निकालेंगे? तो सर 190 गुणे में 9। सर 19 नवा कितना होता है? 171 और 1 जीरो लगा देंगे, कितना होगा? 1710 रुपये जैकेट बी की कीमत आसानी से प्राप्त कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा क्या दे रखा है। 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 2415 है। दूसरी संख्या पहली संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है जी। एलसीएम आप बताओ, क्या 3x 5x और 7x का ही निकालेंगे? आप जरा बताइए 3x 5x और 7x का, 3x 5x और 7x का अगर एलसीएम पूछा जाए तो 3 × 15 और 15 7 कितना होगा? 105। इतना नहीं लिखना है हमें। क्या सब जगह से x कॉमन आ रहा है? सब जगह से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। और क्या एलसीएम करने के लिए इनको गुणा ही तो करना है, 3 × 5 × 7, अब यही तो करना है। अब एक बात बताओ जरा, एग्जाम में बैठकर या तो गुणा करें या फिर ऐसे ही लिखे, बात एक ही होगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसके बराबर 2415 रखना है। कितना रखना है जी? 2415। और डिवाइड ही करना है, तो हम गुणा करके बड़ा क्यों करें? टाइम बर्बाद होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप जरा बताइए, अगर मैं इसको 5 से ही काटने की कोशिश करूँ तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और 5 तिहाई कितना होगा? 15। अगर मैं इसको 3 से ही काट दूं तो 3 × 9 3, 3 × 6 18 और 3 × 9 3। और 7 से काट दूं तो आप जानते हैं कितनी बार में कटेगा? 7 दूना 14 और 7 तरीका 21। कितना हुआ जी? x की वैल्यू 13 आ चुका है, 23 आ चुका है। पूछा गया था कि क्या दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर बताइए। ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, इनके बीच में कितने का अंतर होगा? 2x का। 3x और 5x, अंतर कितने का? 2x। और यहाँ x की वैल्यू है कितनी? 23। तो क्या 2x की वैल्यू 46 नहीं होगी? x की वैल्यू 23 तो 2x की वैल्यू 46। इस क्वेश्चन का आंसर 46 होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने इस क्वेश्चन को उस दिन देखा था, ठीक है, उस दिन तो रिकॉर्ड हुआ था क्लास, लेकिन आप जानते ही हैं क्या हुआ, हार्ड डिस्क करप्ट होने की वजह से फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। बोल रहा है कि इसमें से 6 अवलोकनों का औसत कितना है? औसत ये क्या है? अवलोकन x+2, x+5, x+8, x+11, x+14 और x+17 की वैल्यू कितना दे रखा है? 12.5। ठीक है जी, यानी ये 6 हैं। और जरा आप ध्यान से देखो तो क्या इनके बीच में 3-3 का अंतर नहीं है? कितने का अंतर है? 3-3 का अंतर है। 3 का अंतर होने का मतलब क्या? ये एक एपी का सीरीज होगा, बढ़ते हुए क्रम में एपी का सीरीज है। और मैंने आपको याद हो तो औसत क्लास में बताया था कि एपी का जो सीरीज है, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ करके क्या किया जाता है? आधा कर दिया जाता है। तो पहली संख्या क्या है? x+2 और आखिरी संख्या क्या है? आप जरा बता दीजिए, आखिरी संख्या क्या है? x+17। x प्लस क्या है? 17। इसको जोड़ करके मैं 2 से भाग करूं तो एवरेज निकलेगा, और एवरेज है कितना? 12.5। एवरेज कितना है? 12.5। तो बताओ, ये 2 इधर जाएगा तो गुणा होकर 25 होगा, तो x और x कितना है? x 2x, 12 और 2 और 17 कितना होगा? 19 बराबर कितना लिखूं मैं? 25। अरे इस 2 को इधर ले गुणा किया 25। तो आप जरा बताइए 2x की वैल्यू, सर 25 में से 19 घटा देंगे 6, तो x की वैल्यू कितना? 3 तो हुआ। x की वैल्यू कितना हुआ? 3। अब पूछा गया था कि पहले 3 अवलोकनों का औसत। अब बताइए पहले 3 अवलोकन का औसत क्या मिडिल टर्म नहीं होगा? एग्जैक्ट मिडिल टर्म, या फिर पहला और आखिरी को जोड़ के आधा कर लिया, एग्जैक्ट मिडिल टर्म। एग्जैक्ट मिडिल टर्म पहले 3 में क्या है? x+5, और x की जगह पे क्या रखना हमें? 3। तो एवरेज क्या 3 + 5 8 हो जाएगा? एवरेज कितना होगा? 3 + 5 8। ठीक है, इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन आसान होगा, अदरवाइज सबको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ करके आप 6 से डिवाइड करेंगे तब 12.5। वहां से भी x की वैल्यू 3 ही आएगा, आप किसी भी तरीके से कर लें। ठीक है, अगर ऑब्जर्व करते हैं कि एक एपी का सीरीज है तो क्वेश्चन आसान, अदरवाइज थोड़ा सा और इसमें टाइम लगाना पड़ सकता है। आइए जरा क्वेश्चन ये पढ़ते हैं। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर को कितने मिनट में? 45 मिनट में, और शेष 23 किलोमीटर को कितने मिनट में? 35 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। आप जरा बता दो, औसत गति मीटर पर सेकंड में निकालने से पहले क्या आपको मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे कि सर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, यही बताया था ना। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताइए पहली बार क्या 41 किलोमीटर गया है? दूसरी बार में क्या 23 किलोमीटर गया है? टोटल कितना जा चुका है? 64 किलोमीटर। कितना गया है? 64 किलोमीटर। सर पहली बार में इसने लगाया 45 मिनट, कितना मिनट? 45 मिनट। दूसरी बार में लगाया इसने कितना मिनट? 35 मिनट। क्या ये टोटल 80 मिनट हुए? ये तो मिनट में है ना, हमें किसमें बदलना पड़ेगा? घंटे में। सेकेंड में बाद में बदलेंगे। ठीक है, कितने में बदल दें? घंटे में। इसको घंटा में बदलने के लिए क्या 80 से डिवाइड कर दिया जाए 60 से? 80 को डिवाइड करेंगे 60 से तो 20 चौके 80 और 20 तिहाई 60, क्या 4/3 हुआ? तो इसको मैं अगर मैं 4/3 से डिवाइड करूं तो क्या 3 ऊपर जाएगा? बताइए। लेकिन ये जो स्पीड आया, ये आया किस में? किलोमीटर पर आवर, और बदलना किस में है? मीटर पर सेकेंड। क्या मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है? बताइए। 5/18 से। अगर उस दिन याद हो तो मैंने बोला था किलोमीटर एक बड़ी यूनिट होती है, मीटर एक छोटी यूनिट होती है। छोटे में जाने के लिए छोटा से गुणा और बड़े से डिवाइड करते हैं। तो छोटा से गुणा 5 और बड़ा क्या है? 18, डिवाइड कर देंगे। अब आप ही बता दो, क्या किसी से ये कट रहा है? 64 हुआ ना ये? ठीक है, क्या किसी से कट रहा है? तो आइए जरा कोशिश कर लेते हैं। सर 3 से कट जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। सर ये 4 से कटेगा या नहीं, पहले ये बता दो। 4 से बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार में? तो आप कहेंगे सर 4 एक नम 4, और उसके बाद से 4 4 6 24। ठीक है जी, अगर मैं 2 से काट दूं तो 2 से काटने पर ये क्या होगा? 8, और 2 से काटने पर ये क्या होगा? 3।
ऊपर 8 गुणे 5 क्या 40 हुआ, और नीचे क्या हुआ 3। 40/3 का मतलब क्या हुआ सर, 16/32 16×3 = 48, सही 2/3 मीटर पर सेकेंड। कितना हुआ 16 सही 2/3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3, 16 2/3%, सॉरी 16 2/3 मीटर पर सेकेंड, प्रतिशत नहीं। मेरे ख्याल से बस कैलकुलेशन नहीं था, अगर आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे जरा। सोमू ने एक पैसे वाले नेता से साधारण ब्याज पर 7% प्रति 6 महीने की दर से 10,000 रुपये उधार दिए। 3 वर्ष के बाद वह साहूकार को कितनी राशि का भुगतान करेगा। यानी कि क्या हुआ कि वो 7% के रेट से क्या लिया, ब्याज पर पैसे लिया, लेकिन ब्याज सालाना नहीं है, कैसा है छमाही। प्रत्येक 6 महीना पे देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि प्रत्येक 6 महीना पर क्या करना है वापस, यानी एक बार 6 महीने पे 7%, फिर वो क्या करेगा फिर से 7%, फिर से 7%, हर 6 महीने पे 7% वसूले। ये एक साल का नहीं है, 7% कितने का है 6 महीने का है। तो आप जरा बताओ क्या 3 वर्ष में 6 महीने के टोटल 6 साइकिल होंगे या नहीं। 6 महीने के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। कैसे 6 हो रहे हैं भाई साहब, सर एक साल में 2 छमाही, तो 3 साल में 6 छमाही होंगे, हाफ ईयरली कितने होंगे 6। एक हाफ ईयर में 7%, और साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। तो बताइए एक साल में 7%, तो 6 बार में 6 कैसे निकाल रहे हैं 6 महीने के 6 साइकिल। तो बताइए क्या 6 7 42% का साधारण ब्याज होगा या नहीं। कितने परसेंट का होगा 42%। 100% मूलधन, मूलधन कितना 100%, और ब्याज कितना 42%। 10,000 लिया था, कितना लिया था भाई साहब 10,000 लिया था, जो लिया था वो मूलधन ही था। अब आप जरा बताइए 100% जो लिया था वो मूलधन था, मूलधन था कितना 100%, लेकिन लिया था कितना इसने सर 10,000 रुपये लिया था। अगर 42% ब्याज मिला करके लौटाए तो क्या 142% लौटाना पड़ेगा। 100% मूलधन तो देना ही पड़ेगा, और 42% का क्या देना पड़ेगा ब्याज भी देना पड़ेगा। तो क्या उसे 142% देना पड़ेगा या नहीं, बताइए कितना देना पड़ेगा 142%। सर 100 सामान कितने का बोलिए 10,000, तो 142 कितने का सर 10,000 को किससे डिवाइड करेंगे 100 से, और गुणा किससे करेंगे 142 से। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और इस पर अगर मैं 2 जीरो लगा दूं तो क्या ये 14,200 होगा या नहीं, बताइए, यानी 14,200। ब्याज कितने का 14,200 रुपये का टोटल ब्याज नहीं मिश्र धन होगा। ब्याज कितने का होगा 4,200 का, क्योंकि 10,000 तो मूलधन था, समझ गए। बस इस बात पे ध्यान देना होगा, अदरवाइज अगर आप चाहें तो अगर 7% के रेट से 3 साल में ही निकालते तो दूसरा हो जाता है आंसर, फिर उसका भी आंसर ये वाला होता। देखिए दे रखा है, पढ़ो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना जरा। थोड़ा सा छोटा कर दे, पढ़िए। पचहत्तर लीटर मिश्रण दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:2। यदि अनुपात 1:2 हो तो कितना पानी मिलाना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, शुरुआत में मिश्रण कितना था 75 लीटर, जिसमें दूध और पानी का जो रेशियो है, दूध और पानी का यानी मिल्क और वाटर का रेशियो है वो क्या है 3:2। अगर 3 लीटर मिल्क होगा तो 2 लीटर पानी, अगर 6 लीटर मिल्क होगा तो 4 लीटर पानी, अगर 30 लीटर मिल्क होगा तो 20 लीटर पानी। 3 और 2 5, कितना यूनिट है जी ये 5 यूनिट, लेकिन टोटल मिश्रण है कितना सर 75 लीटर। कितना है 75 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा बताइए। सर 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर होगा या नहीं बताओ। तो क्या सर ये 3 यूनिट क्या 45 लीटर रहा होगा, ये 2 यूनिट क्या 30 लीटर रहा होगा, बताइए। बोला गया है कि इसमें इफ द रेशियो इज टू बी 1:2 हाउ मच ऑफ वाटर शुड बी एडेड। अगर रेशियो को क्या बनाना है 1:2 बनाना है तो कितना पानी और मिलाना चाहिए। आप खुद बताओ, पानी मिलाएंगे तो क्या पानी बढ़ेगा या दूध बढ़ेगा।
जो मिलाएंगे वही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा, दूध मिलाएंगे तो दूध बढ़ेगा, दोनों मिलाएंगे तो दोनों बढ़ेगा। जो मिलाएंगे वो बढ़ेगा, जो नहीं मिलाएंगे पहले जितना था उतना ही होना चाहिए। इसमें क्या मिलाने के लिए बोला गया है? पानी। पानी मिलाने से रेशियो क्या बनना चाहिए सर? 1:2 बनना चाहिए। सर पहले तो दूध 45 था, यहाँ 1 कैसे हो गया? गड़बड़ है ना। हमें क्या करना चाहिए? दूध को बराबर करना चाहिए, क्योंकि पहले भी दूध 45 है तो अब भी 45 होना चाहिए। हम मिलाए हैं पानी तो पानी बढ़े, दूध तो समान होना चाहिए। तो आप बताओ इसको 45 बनाने के लिए क्या मैं 45 से गुणा कर दूं? किससे गुणा कर दूं? सर 45 से गुणा करेंगे। अब आप जरा बताइए, इसको जैसे ही आप 45 से गुणा करेंगे तो क्या ये 45 हो जाएगा? और 45 को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा? 90 होगा। अब आप खुद देखो, दूध पहले भी 45 अब भी 45, पानी पहले 30 और अब कितना? क्या पानी बढ़ा है? कितना बढ़ा है? 60 लीटर। अरे 30 से बढ़कर 90 हो गया, क्या 60 लीटर बढ़ा है? और यही तो मिलाया गया होगा तभी तो बढ़ा है। वही पूछा है कितना पानी मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए भाई? 60 लीटर मिलाया जाए। ठीक है जी। ये बस एक ही बात का ध्यान रखना होगा, जो मिलाया जाएगा वो बढ़ेगा, जो नहीं मिलाएंगे वो कांस्टेंट होना चाहिए, समान होना चाहिए। पहले जितना था अभी भी उतना ही होना चाहिए, किसी प्रकार की कमी या अधिकता नहीं होनी चाहिए। क्लियर? 16 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। लगता है आज क्लास जल्दी कंप्लीट होगी, क्योंकि बच्चे ना होने की वजह से क्लासरूम में थोड़ा सा फास्ट हो चुका है। कोई बात नहीं, वो होते हैं ना तो उनको समझाने में भी थोड़ा सा नोट करेंगे, समझाएंगे। चलो पढ़िए जरा। 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। टोटल मैच की संख्या कितनी है? सर 225। इतना खेलना है कितना 2021 से मैच, इसमें से कितना जीतना चाहती है? सर 80% जीतना चाहती है। तो क्या 80% की वैल्यू यही होगा? सर 10 से 10 कटेगा, सर 2 से कटेगा 4 बार, और 2 से कटेगा 5 से कटेगा, ये कितनी बार? 5 चौके 20 और 50 25, और 4 से गुणा कर दिया जाए तो 45 का कितना होता है जी? 180। इतना मैच वो जीतना चाहती है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि वह 120 मैच खेली है अभी तक। कितना मैच खेली है भाई साहब? 120 मैच खेली है, और उसमें से 70% जीत पाई। आप बताइए, 120 मैच खेली, कितना मैच? 120 मैच, और 70% वो जीत पाई, तो क्या इस 0 से 0 को काट देंगे और 12 सतह कितना होगा? 84। इसका मतलब ये हुआ कि सर 180 मैच में से अब तक इसने 84 जीता है, और कितना जीतना पड़ेगा? तो सर माइनस कर देंगे। 180 जीतना है, 84 जीत चुके हैं, तो और कितना जीतना पड़ेगा? घटा दिया तो आएगा 6, यहां से घटा दिया तो क्या आएगा? 9। 96 मैच और जीतना है। ठीक है, लेकिन 96 मैच जीतने के लिए और मैच कितना खेलना बाकी है? सर टोटल 225 मैच हमें खेलना था, जिसमें से 120 मैच खेल चुके हैं, और कितना मैच जी खेलना बाकी है? तो क्या इसमें से ये माइनस कर लोगे? सर 225 में से अगर 120 घटा दूं तो क्या 105 मैच जीतना है, खेलना है अभी, और 105 मैच में जीतना कितना है? 96 में। पूछा गया कितना % सफलता होनी चाहिए, तो 96 मैच तो जीतना ही जीतना है। किस में? 105 में से। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। 5 से काट दूं तो ये 5 से कटेगा कितनी बार? सर 20 बार। और इसको 5 से काट दूं तो कटेगा कितनी बार? सर 21 बार। अगर 3 से काट दूं तो ये 7 बार, और 3 से काट दूं तो कितना होगा? 32। 32 को 20 से गुणा करेंगे सर, 0 4 और 3 दूना 6 डिवाइडेड बाई 7। 7 नंबर 63, एक बचा। 7 का नम 7, बचा कितना? 3। 91 सही 3/7% मैच अभी भी उसे जीतने पड़ेंगे। ये रहा आंसर, 91 3/7%। ठीक है जी, समझ गए सभी लोग? 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा ही। बाकी दिन तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब तो टाइम है आज। देखिए जरा, पढ़िए क्वेश्चन और आप खुद इसको करने की कोशिश करिए एक बार। इतना छोटा दिखाई देगा आपको? देखिए 6225 रुपये की राशि को 3 प्रकार भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना बराबर है।
देखिए 3 भाग हैं, पहले को ए मानना है, पहले को क्या मानना है ए, दूसरे को क्या मानना है बी, तीसरे को क्या मानना है सी। पहले भाग का कितना गुना, 4 गुना, यानी सर इसको 4 से गुणा कर लीजिए। दूसरे भाग का 5 गुना, यानी दूसरे को किससे गुणा कीजिए, 5 से गुणा कीजिए, और तीसरे को 7 से गुणा कीजिए, और ये सभी के सभी क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। डायरेक्ट जानना चाहते हैं कि जब कभी भी ऐसे आपको दिखाई दे तो ए की वैल्यू अगर लिखना हो तो ए को ढकेंगे, बाकी बचे हुए दोनों नंबर्स को गुणा कर देते हैं। ए को ढकेंगे और बाकी बचे हुए दोनों नंबर्स को गुणा, जितना नंबर दिखाई दे ए का निकालना तो ए को ढकिए, 4 ढक गया, क्या क्या बच रहा है 5 और 7 गुणा कर देंगे, और भी कोई रहता तो उसको भी गुणा कर सकते थे। तो 5 सत्ते कितना होगा 35। बी का निकालना हो तो बी को ढकेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 सत्ते कितना होगा 28। इसको ढक लिया जाए तो सी की वैल्यू कितनी होगी सर 20। रेशियो क्या बन गया, आप कहोगे सर 35 रेशियो 28 रेशियो 20। 35, 28 और 20 टोटल कितना होगा जरा जोड़िए सर, 35 और 28, 35 और 28 कितना होगा बताइए, 8 और 5 13, 3 और 3 6, 63, 63 और 20 कितना होगा 63 और 20 83, कितना होगा 83 यूनिट। और इस 83 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा था क्वेश्चन में, आप कहोगे सर 6225। आपसे पूछा गया था पहले और दूसरे भाग के बीच का अंतर, पहले और दूसरे भाग के बीच का अंतर कितना है पहले ये बताइए। 7 का अंतर है, कितने का अंतर है जी 7 का अंतर है। तो 83 की वैल्यू दे करके 7 यूनिट की वैल्यू पूछा गया, क्या आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकलेगा आप ही बताओ। आप कहेंगे सर निकलेगा 6225 को डिवाइड करेंगे किससे 83 से, और गुणा करेंगे किससे 7 से। अरे एक की वैल्यू निकालने के लिए 83 से डिवाइड। अब आप बताओ 83 से कट रहा है या नहीं कट रहा, कितनी बार में कट रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। 15 से देखा जाए, 15 से नहीं 25 से, 25 से कट जाना चाहिए। 25 तो यहाँ कितना होगा जी 75, 5 7 बचा, 25 से 8 कितना होगा, नहीं 25 से भी नहीं कटेगा, और ज़्यादा होगा ये, 25 से भी नहीं कटेगा और ज़्यादा। एक काम करते हैं 83 से ही काट कर देख लेते हैं। 6225 को किससे काट दूँ मैं 83 से, ये 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 7 बार में जाएगा, 7 तरीका 21 और 7 8 56 और 2 कितना हुआ जी 58। यहाँ 1 4 और यहाँ पे कितना 5, अब ये कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 5 का नाम 5 5 सॉरी 5 नहीं 15, 5 के 20 और 1 5 8 40 और 41, यानी कितनी बार में गया सर ये 75 बार में कट गया है। और 75 को आप किससे गुणा करना पड़ेगा हमें 7 से। 75 को जैसे ही 7 से गुणा करेंगे बताइए, 7 पच्चे 35 बचा कितना 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितना होता है 49 और 3, 49 और 3 कितना होगा 52। कितना आएगा जी इस क्वेश्चन का आंसर 525। ठीक है, आपको दिक्कत यहीं पे होती है कि ये रेशियो कैसे बनाएं, अदरवाइज तो ये कैलकुलेशन आप जानते ही हैं। रेशियो बनाने के लिए मैंने बता दिया है, ए की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, ए को ढक करके बाकी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, बी की वैल्यू निकालनी हो तो बी को ढककर बाकी नंबर्स जो बच रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन, और सी का निकालना हो तो सी को ढक करके बाकी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। हालांकि इसका जो बेसिक है वो है क्या, जरा ध्यान से अगर देखने की कोशिश करो तो 4 5 और 7 का क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। 4 5 और 7 का जो एलसीएम होगा 4 गुणे 5 गुणे 7 ही होगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं खुलेगा क्या ये बोर्ड, अब पेज फुल हो चुका है, 20 पेज फुल हो चुका है और 20 पेज से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। नया पेज देख रहे हैं, मैक्सिमम बोर्ड काउंट्स 20। चलिए कोई बात नहीं, आप इसका एलसीएम ले करके और सबके बराबर रख सकते हैं। 4 पच्चे 20, 20 सत्ते कितना होता है जी 140, एलसीएम कितना होगा 140। तो ए की वैल्यू क्या करेंगे सर 4a बराबर 140, तो ए बराबर कितना होगा सर 140 बटे क्या करेंगे 4, बताइए 4 3 12 और 4 पच्चे 20 कितना बनेगा 35। उसी प्रकार
5b बराबर 140, 7c बराबर 140, a b c की वैल्यू निकाल लें या फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकाल लें, बात एक ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे जरा। चलो देखिए जरा क्या बोल रखा है। एक तार को वृत्त के रूप में मोड़कर उसका क्षेत्रफल 16,634 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। उस तार को अब एक आयत बनाने के लिए मोड़ा गया जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप जरा बताओ, एक तार है और तार को हमने क्या किया, मोड़ दिया, कुछ इस प्रकार से मोड़ा कि वो क्या बना, एक सर्कल बना। ध्यान से देखिए, ये इस प्रकार से क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसका हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। और उसके बाद से उसको किसने बनाया गया, एक आयतनुमा शेप में ढाला गया है। तो आप जरा बताइए, क्षेत्रफल का मतलब ये अंदर का भाग, क्षेत्रफल का मतलब क्या जी, इसके अंदर का भाग। लेकिन जब आप इससे एक क्या बनाएंगे, आयत बनाएंगे, तो आयत बनाने के लिए बाहर बाहर तार की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इसका क्या चाहिए, हमें परिधि चाहिए। तो सबसे पहले आप जरा बताओ, यहां से रेडियस तो निकालेंगे। आप जरा बताइए, सर्कल का एरिया क्या पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कितना, 22/7। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या 18,634 दे चुका है। बताइए कितना है, 18,634। सर इसको मैं 2 से काट दूं तो ये 11 बार, और इसको 2 से काट दूं तो 9, 3, 1, 7 यही होगा। अगर मैं इसको 11 से काट दूं तो 11 8 88, बचा कितना यहाँ पर 5, 1, फिर 11 चौके 44, बचा कितना 7, और 11 7 77। यानी सर आर स्क्वायर बराबर क्या 847 इंटू 7 मिला या नहीं, बताओ। अब सर आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले 847 को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, 847 को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, ताकि कैसे इसका मैं स्क्वायर निकाल सकूं, क्योंकि कंप्लीटली स्क्वायर निकालना तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप जरा बताइए, कंप्लीटली निकालने के लिए क्या करोगे, सर इसको 7 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से कटेगा सर, 12 सते 84, और 7 से कट रहे हैं ना सर, 7 एक नम 7, 7 दूना 14, और 7 एक नम 7, इसी 7 से हमने काटा है, और ये वाला 7 ये रहा। अब बताइए, क्या इसको बाहर निकालूं, आर स्क्वायर बराबर ये मिला, आर स्क्वायर बराबर ये मिला, तो आर की वैल्यू, क्या आर की वैल्यू के लिए यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट होगा या नहीं, बताओ, रूट होगा। अब आप बताओ, यहां से 121 अगर बाहर निकलेगा तो ये 11 का स्क्वायर होता है, और सर यहाँ पर 7 गुणे 7, क्या एक बार 7 आएगा, तो क्या आर की वैल्यू 11 इंटू 7 मिल चुका है। आर की वैल्यू कितना, 77। अब इस आर से निकालेंगे इसका क्या जी, परिधि। इस आर से क्या निकालेंगे, परिधि। परिधि कैसे निकालते हैं सर, 2 पाई आर। कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। और उसकी वैल्यू इस रेक्टेंगल के परिमाप के बराबर है। और रेक्टेंगल का परिमाप का रेशियो क्या दे रखा है सर, 5:6। भुजाओं का रेशियो कितना है, 5:6। तो क्या एक्चुअल में 5x और 6x रहा होगा, एक्चुअल में कितना रहा होगा, 5x और 6x। तो आप जरा बताओ, इसका परिमाप क्या 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है या नहीं, क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आप सर मुझे ये बता दिए सर, 2 गुणे क्या ये 5x प्लस 6x होगा, इसका परिमाप, और इसका परिमाप इसके परिधि के बराबर, इसका परिमाप इसके परिधि के बराबर। और सर सर्कल का जो परिधि होता है कितना होता है जी, 2 पाई आर। 2 गुणे पाई का मतलब कितना जी, 22/7, और आर यहां से कितना लेंगे आप ही बता दीजिए, 11 गुणे 7। आर कितना लेंगे, 11 गुणे 7। अरे यही होगा ना कुछ, लिख सकते हो भाई साहब, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि बाद में काटना ही है हमें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिखिए आप। आप जरा बताइए, क्या ये 2 से सबसे पहली बात 2 कटेगा
सर ये 5x और ये 6x, क्या ये 11x हुआ? 11x की वैल्यू आप जरा बताओ। देखो ये 7 से 60 कट रहा है, मैं क्यों रखा था? 77 रखोगे तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें वहाँ गुणा करना पड़ता है, यहाँ करना पड़ता है, फिर डिवाइड करना, इसलिए मैंने लिख दिया ऐसे ही। क्या यहाँ पर 11x बराबर 11 गुणे 22 होगा? बताओ, क्योंकि 7 से 7 कट चुका है, ये अब सिर्फ 22 और 11 बचा। क्या 11 से ये 11 कट चुका है? x की वैल्यू कितना मिला आपको? 22। और पूछा गया था कि इसमें से आयत की छोटी भुजा क्या है? बताइए 5x और 6x में से छोटा क्या होगा? 5। तो x की वैल्यू 22, तो 5x की वैल्यू कितना होगा? सर 22 गुणे में 5 कितना होगा जी? 110 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान रखना एसएससी जीडी में पूछा गया था, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, सीजीएल वगैरह में पूछने लायक क्वेश्चन है। देख पा रहे हैं ना? इसके सर्कम एरिया से हमने निकाला रेडियस, रेडियस से निकाला सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस एक आयत के बराबर रखा और तब वहां से छोटी भुजा निकाल पाए हैं। निकालना ही पड़ेगा इतना। सारे क्वेश्चंस तो शॉर्ट ट्रिक से नहीं होंगे ना, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। चलिए, ये रहा आज का आखिरी सवाल, पढ़ेंगे जरा। पढ़िए, आज का आखिरी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद से हम अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। देखिए 5 संख्याएं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का कितना है? 5/6। 5 संख्याएं दे रखा है, इसमें पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 5/6 है। यदि सभी संख्याओं का औसत कितना हो? 26, सभी संख्याओं का औसत 26 हो तो 5वीं संख्या ज्ञात करें। करेंगे जरा, आपको खुद से करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। प्रीवियस ईयर है, आपको पता चलेगा एग्जाम के लेवल में क्या आते हैं क्वेश्चंस। करके बताओ ना, दिमाग तो लगेगा ही, बताइए कैसे करेंगे। देखिए 5 संख्याएं हैं, पांचों संख्या को मैं कुछ ना कुछ नाम दे देता हूं। पहली संख्या ए, बी, सी, डी और ई, यही 5 संख्याएं होंगी। 5 संख्याओं का औसत अगर देखा जाए तो है कितना? 26। 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई साहब? 26 है। तो अब आप जरा बताइए, औसत निकालने के लिए क्या इसको 5 से डिवाइड करेंगे? क्या यही 26 के बराबर है? ठीक है, यही किसके बराबर है? 26 के। लेकिन डिवाइड तब करते हैं जब इनको जोड़ दिया जाए, इनको जोड़ करके ही तो डिवाइड करते हैं। अब आप बताइए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना मिला? सर 26 को अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो 6 25 30, 5 दूना 10 और 3 13, कितना होगा जी? 130। ठीक है भाई। अब बोला गया है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 5/6 है। पहली 4 संख्याएं क्या a से लेकर के d तक होंगी? पहली 4 संख्याएं कितनी होंगी? a से लेकर d तक। तो सर इसका औसत a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4, इसका औसत यही होगा, इसका औसत यही होगा ना। ओहो, थोड़ा इस बैग में चार्जर निकालना जल्दी से, उसी चैन में। हाँ, लैपटॉप का चार्जर निकालिए जल्दी से और इसको चार्ज में लगाइए, बंद हो जाएगा लैपटॉप, पूरा रिकॉर्डिंग बर्बाद। आप इसे डालिए, मैं उधर उधर उस साइड उस साइड। बस हो गया, छोड़ दीजिए। अब आप जरा बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4 क्या 5वीं संख्या का 5/6 और 5वीं संख्या है कितना? ई, और इसी का कितना जी? 5/6, और ये दोनों बराबर होंगे?
ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। पूछा गया है पांचवी संख्या ज्ञात करें, क्या पांचवी संख्या ई रही होगी? अब आप जरा बताओ, अगर मैं इसको क्या करूं, 2 से काट दूं, किससे काट दूं, 2 से, तो ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में। आप बताओ a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखिएगा इधर, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर इसको मैं ब्रैकेट में करूं तो क्या 3 इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, क्या ये गुणा में 3 होगा, बताइए, गुणे में 3 बराबर ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या 10 ई हुआ। अगर इसका और इसका रेशियो बनाने की कोशिश करें तो क्या इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 3 होगी या नहीं, बताओ। इसकी वैल्यू 10 और 3, मैंने बताया था सर इधर जो मल्टीपल में है इसकी वैल्यू और इधर जो मल्टीपल में है इसकी वैल्यू होगी, यानी सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 10 और e की वैल्यू कितनी, 3 होगी। ठीक है, अब आप जरा बताइए सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलाकर के 10 और e मिलाकर के कितना, 3, क्या टोटल 13 हो रहा है। लेकिन जब टोटल 13 यूनिट होगा, इस 13 यूनिट की वैल्यू, क्या टोटल यहाँ से 130 आपने निकाला है, बताओ टोटल मिलाकर के है कितना, 130, तो क्या इसकी वैल्यू 130 होगी। तो जब 13 समान 130 में, तो एक समान कितने में भाई साहब, 10, 130 बटे 10 मतलब 130 बटे 13 मतलब 10, यानी x की वैल्यू क्या मिला, 1 की वैल्यू 10। आपसे पूछा गया है पांचवी संख्या ज्ञात करें, क्या पांचवी संख्या मेरे भाई, पांचवी संख्या ई था, पांचवी संख्या क्या था, ई, और ई की वैल्यू है कितना, 3 यूनिट, तो 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू होगा कितना, 30। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30, 9 की 28। समझ में आया? ठीक है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप टेंशन ना ले, आराम से। अभी 10 बजे से एक क्लास अपलोड हो चुका है, 10 बजे से प्रीमियर पे आ जाएगा, जो सैटरडे को क्लास रिकॉर्ड हुई थी वो 10 बजे से यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं 17 नवंबर 2021 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है जी, ये था जो पेपर 16 नवंबर 2021 में जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था वो पेपर था। अगली बार क्या होगा, 17 नवंबर वाले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।